हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं शानू आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल में क्लास 12th की फिजिक्स जो है वो आपको बहुत ही ढंग से बड़ी बारीकी से आपको समझाई जाती है। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या होता है। ओम जो थे वो एक वैज्ञानिक का नाम है। तो इन्होंने एक नियम दिया था जिसे ओम का नियम कहा गया। ठीक है। तो इन्होंने इस ओम के नियम में क्या बताया है, जैसा कि आप देख रहे हुए पीछे भाषा लिखी हुई है, तो मैंने इस भाषा को लिख दिया है, लेकिन मैं इस भाषा को बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो यार, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक लाल सी बटन होती है, उसको क्लिक करना होता है और उस पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं जाता। तो यार प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओम का नियम। ठीक है। ओम जो मैंने आपको बताया कि ओम जो थे वो एक वैज्ञानिक का नाम है, और इन्होंने अपने नियम को लागू करने के लिए ताप, जैसे टेम्परेचर का भी उसका सहारा लिया, आयतन का भी सहारा लिया, प्रेशर का भी सहारा लिया। तो इन्होंने उसमें पाया कि हर जगह पे जैसे अगर ताप बढ़ाया या दाब बढ़ाया या अपना आयतन अगर इनको बढ़ाया घटाया है तो इसमें इनके प्रभाव में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। तो इस बदलाव को इन्होंने सुनिश्चित करने के लिए एक नियम लाए और जिसका नाम दिया ओम का नियम। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि नियत भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आयतन, अब ये मैंने आपको बताया, ये आपकी नियत भौतिक अवस्थाएं होती हैं। जैसे ताप दाब आयतन को परिवर्तित ना किया जाए, मतलब इसमें कोई बदलाव ना किया जाए, तो चालक में लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है और जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पर भाषा लिखी हुई है कि नियत भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आयतन को परिवर्तित ना किया जाए, तो इसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। तो आइए इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा है विभवांतर की। तो भाई देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया विभवांतर को वी से लिखते, इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा है इसमें प्रवाहित धारा, तो धारा, और फिर उसमें कह रहा है अनुपात, यानी अनुपात लगा के जो इसमें धारा प्रवाहित की जाती है वो आई होती है, बराबर एक नियतांक होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे नियतांक। ठीक है, नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे। ये इसका होता है फार्मूला। ओम के नियम का यही फार्मूला होता है, बी अपान आई इज इक्वल टू नियतांक। अब नियतांक जो है वो यहाँ पर आर लिया जाता है, जिसे जैसा कि आप सभी को पता है कि आर जो होता है वो प्रतिरोध होता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बी अपान आई इज इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी अपान आई बराबर आर, और ये भी एक ओम का नियम बताता है। ये जो आर है वो एक नियतांक का ही काम करता है और जिसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने वैद्युत प्रतिरोध को बताया था, तो उसमें उसकी परिभाषा बताई थी कि विभवांतर और तथा धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यही परिभाषा बताई थी। अब बात करते हैं अगर इसके मात्रक की, यूनिट की, तो इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा। यूनिट इसकी आपको पता है कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वोल्ट। ठीक है। और प्रति लगा तो प्रति लगा के धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। तो एक तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। और ये एक खुद में एक राशि है, जो प्रतिरोध है वो एक मूल राशि है, इसका एक मान और होता है, इसका एक मात्रक और होता है जिसे हम कहते हैं, इसकी सेकेंड यूनिट होती है, वो होती है आपकी ओम। और ये एक तरह का निशान भी होता है, इसे हम लिख भी सकते हैं ओम, हिंदी में लिख सकते हैं ओम भी होता है, और ये एक निशान भी होता है जिसे हम ओम का नियम कहते होंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम क्या होता है। तो अगर आपको परिभाषा नहीं याद है तो आप सिर्फ इतनी भाषा लिख देंगे, किसी चालक में लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, आपका काम हो जाएगा परीक्षा में। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत ऊर्जा। क्या नाम है,
वैद्युत ऊर्जा। तो आइए इसको देखते हैं वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो इसको हम थोड़ा साफ करते हैं, फिर बताते हैं कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। हेडिंग डालेंगे वैद्युत ऊर्जा, लिख लेते हैं दोबारा, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। भाई वैद्युत को इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, ऊर्जा को एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई हमने एक चालकता लिया या सेल ले लेते हैं, इस टाइप से एक सेल ले लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो सेल होती है वो किस चीज़ का काम करती है, इसमें एक बैटरी वगैरह हर चीज़ लगा देते हैं। ठीक है, या अपना चालकता ले लिया, तो जब इसमें बैटरी लगाते हैं तो इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब आवेश उत्पन्न होगा तो इसमें कुछ ना कुछ विभव भी तो होगा। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पर विभव इसका भी हो गया। ठीक है, इसमें विभवांतर भी हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, सीधी सी बात, इस चित्र को ना देख करके सीधी मेन पॉइंट पे आते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो एक तरीके से सेल मान लेते हैं हम उसको, और जो सेल होती है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम एक सेल ले लेते हैं और वो सेल जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ये आपकी वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर एक चालक तार बनाया दोबारा से फिर, और ये इस टाइप से बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर बैटरी लगा दी इसमें, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर आवेश कर दिया इसको। ठीक है, अब जब हमने आवेश प्रवाहित किया तो इसमें आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ गति करेंगे और कुछ आवेश भी गति करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर विभव भी होगा कुछ ना कुछ। भाई जब बैटरी लगा रखी है तो यहाँ पर विभव तो जाहिर सी बात होगा। इतनी बात समझ गए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि जब चालक तार में आपने विभव लगाया तो आवेश द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया गया होगा। भाई आवेश द्वारा कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा, और जिसे, चूंकि आपको अगर विभव की बात करें, यहाँ से अगर विभव के निकालें तो विभव का आपने फार्मूला पढ़ा है, V बराबर होता है W/Q, ये पढ़ा होगा। लेकिन अगर यहाँ से कार्य निकाले तो कार्य क्या हो जाएगा, Q भी हो जाएगा, ये भी आपको पता है। ठीक है, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, Q भी हो जाएगा। तो अब इसी फार्मूले से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका चित्र हो जाता है, और यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश, यानी चालक में प्लस Q आवेश में विभवांतर लगाने पर किया गया कार्य। ठीक है, यह हम लिख सकते हैं धनावेशी चालक और उसमें लगा विभवांतर के द्वारा किया गया कार्य। तो कुछ भी भाषा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश तथा लगाए गए विभवांतर द्वारा किया गया कार्य। तो जो कार्य होगा वो निकालेंगे, तो कार्य बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, Q भी हो जाएगा। अब Q भी कहाँ से आ गया, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, जो कार्य होता है, अगर यहाँ से विभव निकालते तो B बराबर होता है W/Q। ठीक है, और यही से हमने निकाला है कार्य, तो कार्य बराबर हो गया VQ। कोई दिक्कत, इतनी बात तो समझ में आ गई, VQ हो गया, ये हमारा हो गया कार्य, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद चूंकि आपने पढ़ा है Q बराबर IT, यहाँ पर देखिएगा Q बराबर पढ़ा है आपने, आवेश तो होता है Q बराबर IT। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस Q की जगह पे IT कर देनी है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ITV, ये हो जाएगा आपके द्वारा किया गया कार्य। अब ये कार्य किसके द्वारा हुआ होगा, तो आपको भी ये पता है कि आवेश द्वारा किया गया कार्य। अगर ये आवेश द्वारा किया गया कार्य है तो आवेश गति कर रहा है, और जब आवेश गति कर रहा है तो ये गतिज ऊर्जा के रूप में भी संचित हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं H बराबर भी लिख सकते हैं ITV, ये आपकी कहलाती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या कहलाती है भाई, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कहलाती है, आपकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, VITV। ठीक है, अब इसके बाद बात करने वाले हैं कि ऊर्जा। अब ऊर्जा देखो यहाँ पर हमारा निकलेगा W बराबर ITV, चूंकि आप चलेंगे ओम के नियम से, तो यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कहता है, तो आपको पता है कि जो ओम का नियम होता है वो भी बराबर होता है IR। क्या होता है भाई,
बी बराबर होता है आई आर। तो यहाँ पर बी की जगह पे लिख देंगे आई आर। तो यहाँ पर चलेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की जगह पे आई आर रखेंगे तो आई आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, इतना समझ गए होंगे। अब चूंकि आई स्क्वायर आर टी हो गया, और अगर यहाँ से अगर आई बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, बी अपान आर, बी अपान आर हो जाएगा। तो अब आई की जगह पे बी अपान आर रखेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, आई की जगह पे बी अपान आर रखें तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर, स्क्वायर भी हो जाएगा दोनों में, और इंटू में होगा आर में, इंटू में होगा टी। देखो आई की जगह पे रखा तो बी अपान आर, तो बी अपान आर बी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर और इंटू टी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद स्क्वायर से आपका आर कैंसिल हो जाएगा तो डब्ल्यू बराबर निकल के आता है वी स्क्वायर अपान आर में इंटू टी, और यही निकल के आती है हमारी वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो ऊर्जा होती है वो हमारे कार्य के इक्वल होती है। भाई ऊर्जा जो होती है वो कार्य के इक्वल होती है ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे W इज इक्वल टू यू, W इज इक्वल टू यू। तो यहाँ पर निकालेंगे फार्मूला फिर, तो U बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ये हो जाती है आपके वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।